होती हैं। जो शहम होती है, शहम बोलते हैं मोटी चर्बी को, गाढ़ी चर्बी को, और समीन बोलते हैं पतली चर्बी को। ये तो हुई आम भाषा। शहम मोटी चर्बी, समीन पतली चर्बी, ये हो गई आम जबान। अगर हम थोड़ा सा इंग्लिश में समझें, शहम कहते हैं फैट को, और समीन कहते हैं प्रोटीन को। और जो प्रोटीन होती है यानी कि समीन होती है, वो फैट से ज्यादा नरम यानी कि तर होती है। ठीक है। सबसे ज्यादा तर उजू, एक सवाल आया था पहले, सबसे ज्यादा तर उजू कौन सा है? समीन यानी कि प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज्यादा तर यानी कि चिकनी होती है। उसके बाद क्या होती है? फैट यानी कि शहम। सबसे ज्यादा तर क्या? समीन यानी कि प्रोटीन, और उससे थोड़ा कम, समीन से कम क्या? शहम यानी कि फैट जो है वो तर होती है। सबसे ज्यादा तर समीन यानी कि प्रोटीन, उससे कम तर जो है फैट, फिर दूसरे उजू, दूसरे ऑर्गन होते हैं। ठीक है। तो शहम क्या चीज है? शहम सफेद रंग के नरम आजा, आजा कहते हैं ऑर्गन को, शरीर के हिस्सों को, ठीक है, बॉडी पार्ट्स को, यानी कि सफेद रंग के बॉडी पार्ट्स हैं। इनके अंदर रोगनी मादा, रोगन कहते हैं तेल को, मादा कहते हैं पदार्थ को, यानी कि ऑयली मैटर जो है फैट के अंदर ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है। ये पढ़ा हमने फैट के बारे में। क्यों? क्योंकि फैट जो है, शहम जो है और समीन जो है, ये आज़ाए मुफरदा यानी कि सिंगल ऑर्गन्स में हैं। जो 10 सिंगल ऑर्गन हमने पढ़े हैं, उसमें पांचवा नंबर शहम यानी कि फैट का है। ठीक है। समीन, समीन होती है पतली चर्बी यानी कि प्रोटीन। ठीक है। अब जब हम देखते हैं शहम को और समीन को, अगर थोड़ा सा इन्हीं को हम समझें, तो जो प्रोटीन होती है यानी कि जो समीन होती है, अगर किसी बर्तन में प्रोटीन रख करके उसके नीचे आग जलाई जाए, गैस पे या चूल्हे चूल्हे पे, तो समीन जो है वो जल्दी पिघलती है क्योंकि वो ज्यादा तर होती है। और फैट जो है वो बाद में पिघलती है क्योंकि वो कम तर होती है, थोड़ी गाढ़ी ज्यादा होती है। ठीक है। अब इनके फायदे क्या हैं? नंबर एक, चर्बी का यानी कि शहम का फायदा ये है कि इससे इंसान देखने में खूबसूरत लगता है। यानी कि अगर किसी आदमी के चेहरे पे हड्डी हड्डियां दिख रही हैं, पतला दुबला सा है, ठीक है, तो उस वो इतना पुरकशिश यानी कि खूबसूरत नहीं दिखता जितना कि भरा भरा चेहरा अगर होता है। यानी कि चर्बी इंसान के जिस्म पर और इंसान के बॉडी पर होती है, तो पहला काम क्या है चर्बी का? कि इंसान उससे, चर्बी यानी कि शहम और समीन दोनों को बोल देते हैं, पहला काम क्या है? कि इंसान खूबसूरत दिखता है। ठीक है। दूसरा काम क्या है? चूंकि ये जो है, इनके अंदर ऑयली मैटर होता है यानी कि ताकत होती है, तो ये आदमी को ताकत देती हैं। और तीसरा काम क्या है? कि ये जिस्म को सुरक्षा प्रदान करती है। इनके तीन काम हैं। इंसान जो है वो खूबसूरत दिखता है, ठीक है, शहम और समीन यानी कि प्रोटीन और फैट की वजह से खूबसूरत दिखता है। और इंसान जो है, इंसान के जिस्म की हिफाजत यानी कि सुरक्षा करती है, और ये इंसान को ताकत देती है। ठीक है, ताकत देती है, सुरक्षा देती है, और इंसान को खूबसूरत बनाती है। तीन काम। बस, इसके बारे में इतना ही था। अब लहम, लहम कहते हैं मीट को या फ्लैश को। लहम जो है वो भी आज़ाए मुफरदा में से एक आज़ा या उजू है। ठीक है। मीट को बोलते हैं, मांस को बोलते हैं। इसके बारे में अगर हम समझे मांस क्या चीज है, तो ये सुर्ख, सुर्ख कहते हैं लाल को, यानी कि लाल रंग का उजू है, या उजू मुफरद है, या लाल रंग का ऑर्गन यानी कि जिस्म का एक हिस्सा है, जिसका रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। काम क्या होते हैं? देखिए, ये जो मांस होता है, मांस का क्या काम, क्या होता है? अगर छाती का मांस है तो उससे दूध बन रहा है। अगर टेस्टिस का मांस है तो उससे मनी बन रही है। ठीक है। अगर दिल का मांस है तो दिल क्या कर रहा है? खून को पंप कर रहा है। अगर फेफड़े का मांस है तो फेफड़ा का क्या काम करता है? हवा को खींचता है, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसी तरह तिल्ली का मांस का क्या है?
कि वो खून को इकट्ठा करके रखता है, और ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और दांतों का जो मांस है, आप कहेंगे दांतों पे तो मांस नहीं होता, दांतों का मांस का मतलब होता है मसूड़े। ये दांतों को बांध के रखता है। तो जो मांस का क्या काम है कि मांस जहां का भी होगा तो वहां का जो काम होगा वो उसी की वजह से होगा। जैसे कि लहमे सदियैन, सदियैन कहते हैं छाती को। ठीक है, वो लहम, वो मांस जिसके द्वारा दूध उत्पन्न किया जाता है या दूध पैदा किया जाता है। लहम के माने मांस, सदियान, सदियान छाती को बोलते हैं। ठीक है, मीट ऑफ ब्रेस्ट। तो इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दूध बनाना। अब दूसरा क्या है? लहमे खुसियतैन, खुसियतैन बोलते हैं, ये जो खुसियतैन है, खुसियतैन बोलते हैं टेस्टिस को। और टेस्टिस का काम क्या है? मनी यानी कि वीर्य बनाना। ठीक है, तो लहमे खुसियतैन का क्या काम है? मनी बनाना। इसी तरीके से जो लहमे रिया, रिया कहते हैं फेफड़ों को, फेफड़े को, एक फेफड़े को रिया, और एक से ज्यादा फेफड़ों को रियातैन कहते हैं। तो लहमे रिया यानी कि फेफड़े का मांस से इंसान सांस लेता और बाहर निकालता है। ठीक है, लहमे कबिद यानी कि जिगर या लीवर का, जिगर कहते हैं लीवर को, यानी कि जो लीवर का मांस है उससे क्या होता है? इंसान को पित्त बनता है, भूख लगती है, खाना हजम होता है। ठीक है, अखलात बनते हैं, ये सारे काम होते हैं। लहमे तिहाली यानी कि तिल्ली का मांस, लहमे कलबी यानी कि दिल का मांस, लहमे कुल्ली या तैन यानी कि गुर्दों का मांस। गुर्दों का मांस क्या करता है? खून को छानता है, और खून में से जो पेशाब होता है और क्रिएटिनिन होता है और यूरिक एसिड होता है, जो गलत चीजें हैं उनको छान करके पेशाब में निकाल देता है। ठीक है, कौन सा मांस? जो गुर्दे का मीट होता है। ठीक है, गुर्दा, गुर्दा एक तरीके का गुर्दे का मीट ही तो है। तो ये सारी की सारी क्या चीजें हुई? ये सारी की सारी चीजें लहम यानी कि मीट से संबंधित है। ठीक है, इसमें ज्यादातर जो है लहम से, मीट से सवाल वैसे पूछा जाता नहीं है। मीट से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो मैंने बताए हैं ना आपको, छाती का मांस, टेस्टिस का मांस, और जी लिवर का मांस, तिल्ली का, ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता। ठीक है, लहम यानी कि मांस के बारे में जो सवाल आता है, वो एक दूसरा सवाल आता है, वो आगे आएगा इन्हीं सी आज ही के लेक्चर में। आज ही के लेक्चर में आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। बाकी फिर भी आप इसको जो है ना, लहम वाले पोर्शन को पढ़ना छोड़ना मत, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है उरूक। ठीक है, यानी कि 8वां नंबर उज़ुए मुफरद का, आज़ाए मुफरद का उरूक है। और ठीक है, उरूक एक्चुअली क्या होता है? इन उरूक कहते हैं नस को। इंसान के अंदर जो नसें होती है ना, वो दो तरह की नसें होती हैं। एक एक नस क्या होती, एक तरह की जो नस होती है वो क्या करती है? खून को दिल से, दिल का इंसान की छाती के बीच में है। ठीक है, इंसान के दिल से खून को इंसान के जिस्म में, पूरे जिस्म में ले जाती है। क्या क्या? आर्टरीज। और वापस फिर जिस्म में से जो वापस लेकर के आती है, तो क्या लेकर के आती है? वेंस। आर्टरीज क्या करती है? दिल से जिस्म में खून को ले जाती है। दिल पंप करता है ना, दिल पीछे से जो है एक तरीके से धक्का मारता है, और खून जो है वो पूरी बॉडी में घूम जाता है, और फिर पूरी बॉडी से वापस इंसान के दिल में आ जाता है, और ये काम ही चलता रहता है। तो आर्टरी का क्या काम है? दिल से खून को ले जाना। और वेन का काम क्या है? कि वापस दिल में खून को ला करके छोड़ना। तो दोनों को क्या कहते हैं? वेसल्स। वेसल्स को क्या कहते हैं? उरूक यानी कि नस। चाहे खून को ले जाने वाली हो, चाहे खून को लाने वाली हो, दोनों के दोनों क्या कहलाती है? नसें कहलाती हैं, उरूक कहलाती हैं। और ये भी आज़ाए मुफरदा में है। ठीक है जी। अब जो नसें हैं, एक तो वो हो गई जो खून को ले जा रही है, एक क्या है? जो खून को ला रही है। देखिए, मान लीजिए ये उंगली है, इस उंगली के अंदर खून आ रहा है, और इस उंगली के अंदर से खून वापस भी जा रहा है। क्योंकि इंसान के जिस्म के अंदर 1 मिनट के भीतर भीतर, 1 मिनट के अंदर अंदर दिल जो है वो खून को कम से कम एक बार चक्कर कटा देता है। यानी कि इंसान की पूरी बॉडी में एक बार खून जो है
वो प्रवाहित हो जाता है पूरे जिस्म में एक बार जो है, सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक एक बार खून जो है पूरे जिस्म में घूम जाता है। अब मान लीजिए ये उंगली है, हर मिनट इसमें खून आना है और वापस भी जाना है। तो जैसे कि इसके अंदर खून आया तो वापस कैसे जाएगा? होता क्या है देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये जो मेरी बाजू है इसको आप नस मान लीजिए, ये एक नस है। अब नस में खून आ गया। अब जैसे वो खून नस के अंदर आ गया तो उसको, आया तो आर्टरी से है और जाएगा कैसे? वेन से। ठीक है। तो जब वो आर्टरी से आया, नस से आया, तो ये जो आर्टरी है ना जो खून को लेकर के आए, आगे लास्ट में बिल्कुल जैसे उंगली का लास्ट हो गए, तो ऑर्गन के यानी कि जिस्म के हिस्से का आखिरी में आके ये पतली पतली बारीक बारीक बाल जैसी नसों में बदल जाती है आर्टरी। पतली पतली नसों में बदल जाती है ये जो आर्टरी है, जो कि खून को लेकर के जिस्म में आ रही है, ये पतली पतली बाल जैसी बारीक नसों में बदल जाती है। ठीक है, उनको बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये एक नस है, ये आई और आगे आकर के इस उंगली में ये आई, और इस उंगली में आने के बाद ये क्या हुआ, पतली पतली रगों में बट गई और इसने जिस्म को खून देना शुरू कर दिया। तो ये जो कैपिलरीज है जो खून दे रही है, इसी तरीके से जो वैन है खून को वापस लेके जा रही है, उनके एंड में, उनके यानी कि उनके शुरू में भी कुछ कैपिलरीज हैं। यानी कि आर्टरी के आखिर में ये उंगली है, इसमें आर्टरी के आखिर में, और कैपिलरीज नसें तो यहां से शुरू होके जा रही है ना इधर को वापस दिल में, नसों के शुरू में कैपिलरीज आपस में मिलती है। ठीक है। मान लीजिए ये तो है खून को लाने वाली नस, ये 5 हिस्सों में बट गई आगे बाल जैसी बारीक में। और ये जो है ये खून को वापस ले जाने वाली नस है, मान मान लीजिए। तो इसको क्या होता है, ये जो नस है ये 5 हिस्सों में बारीक बारीक बाल जैसों में बट गई, और ये फिर वेन है, ये आर्टरी है, ये वेन है, तो इस तरह फिर ये ऐसे मिल जाती है। इसको बोल देते हैं कैपिलरीज। यानी कि जो खून को लाने वाली नसें होती है ना, वो पतली पतली रगों में बट जाती है, और जो वेन होती है वो भी पतली पतली रगों में बटी होती है। और यानी कि ये खून पतली पतली रगों में को गुजर करके फिर इस वाली वेन वाली पतली रगों में गुजर करके फिर वेन में आ जाता है। और जितने खून की जरूरत इंसान को होती है, ठीक है, आया पतली रगों में को आया, फिर ये वैन वाली पतली रगों में को घुस करके वापस दिल में पहुंच गया। लेकिन जितनी खून की जरूरत इंसान के जिस्म को होती है, इतना खून जो है इंसान का जिस्म सोख लेता है। उससे फिर बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसकी उंगली इतनी सी होती है और देखते देखते बड़े आदमी की उंगली बड़ी हो जाती है। तो ये बड़ी कैसे हो रही है? ये जो खून, जो हम खाना खा रहे हैं उससे जो खून पानी खून बन रहा है, उसी से तो बड़ी हो रही है। तो क्या होता है, आर्टरी खून लेकर के आती है, वो कैपिलरीज में बट जाती है आर्टरी पतली पतली रगों में। फिर वेन के आखिर में भी पतली पतली, शुरू में पतली पतली रगे हैं, तो इधर से खून आया, पतली पतली इन उंगलियों का पतली रग समझ लीजिए, फिर इधर इन वैन वाली पतली रगों से मिला, और इसके बाद ये वैन में को आ गया। तो होता क्या है, इन रगों के बीच में को ये जो पतली रगे हैं, जितनी जिस्म को जरूरत होती है जिस्म सोख लेता है, नहीं तो बाकी इधर से आर्टरी में को आया, इधर को चला गया। तो नसें कितनी तरह की हो गई? 3 तरह की। एक आर्टरी जो कि खून को दिल से लेकर के जा रही है, फिर पतली रगों में बट गई, ठीक है, उनको बोलते हैं कैपिलरीज। कुछ कैपिलरीज जो हैं वो मतलब एक तरीके से गुच्छा सा हो जाता है। ठीक है, इनको बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज के मायने होते हैं बाल जैसी रगें। ठीक है। और फिर जो है ये आगे वैन, वैन में आ गया, तो कितनी तरह की नसें हो गई? 3 तरह की। आर्टरी दिल से ले जाने वाली, ठीक है, वेन दिल वापस लाने वाली। और जब ये खून आर्टरी से वेन में जाता है, उससे पहले फिर ये जो है एक जाल सा बन जाता है पतली पतली रगों का। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं कैपिलरीज। तो नसें कितनी? 3 तरह की। एक आर्टरीज हो गई खून को ले जाने वाली, एक वेन हो गई खून को लाने वाली, और कैपिलरीज जो कि पतली पतली रगे होती हैं, जितना जरूरत हो इंसान के जिस्म को ले ले, जिस इंसान का जिस्म, और बाकी वापस भेज दे वेन में को निकाल करके। ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिलरीज। अब देखो, जो आर्टरी होती है उसको यूनानी में शिरियान कहते हैं, जो वेन होती है उसको यूनानी में वरीद कहते हैं, और जो कैपिलरीज हैं यानी कि जो जहां पे आर्टरी और वेन मिलते हैं, एक तरीके से ये समझ लीजिए, उसको उरूके शारिया बोलते हैं। ठीक है। और एक एक आर्टरी को शिरियान, और एक से ज्यादा आर्टरीज को शराइन कहते हैं। ठीक है, एक वेन को वरीद,
और बहुत सारी वेंस को जो है औरिदा बोलते हैं। ठीक है, कैपलरीज जो है वो उरूक शारिया कहलाती है। अब देखिए, सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है, यानी कि इंसान के दिल से जो खून लेकर के जाती है, उसको एओर्टा बोलते हैं। एओर्टा जो दिल में से डायरेक्ट खून को लेकर के जा रही, फिर वो आगे जाकर के फटती चली जाती है। एक नस जो है वो दो रगों में फट गई, दो रगों में, फिर चार में फट गई, ऐसे फटती चली जाती है ना। और इंसान के नाखून तक, यानी कि इंसान के अंगूठे तक और सिर के बालों तक जो है खून को पहुंचाती है। क्या होता है, नसें जो है आपस में फट, जैसे मान लीजिए पहले एक बड़ी नस चली दिल से, फिर वो दो में फट गई, फिर में दो में फट गई, फिर वो एक जाल सा हो जाता है पूरा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी रग दिल से निकल के चलती है उसको इंग्लिश में अओर्टा कहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी नस जो वापस दिल में आती है उसको वेना केवा बोलते हैं। तो जो सबसे बड़ी आर्टरी है जो कि दिल से खून को लेकर के जाती है, जिसको एओर्टा बोलते हैं, एओर्टा को यूनानी में शिरियान आजम कहते हैं। आजम, जैसे सिकंदर आजम एक बादशाह का नाम हुआ, वो एक बड़ा बादशाह था, इसलिए उसको सिकंदर आजम कहते हैं। ठीक है, ये शिरियान आजम है, यानी कि बड़ी नस है जो कि दिल से खून को लेकर के जा रही। क्या नाम? एओर्टा। एओर्टा क्या हुई? शिरियान आजम। इसी तरीके से सबसे बड़ी वैन, यानी कि वापस खून को लाने वाली, जो दिल में डायरेक्ट दिल में गिर रही है, जो डायरेक्ट दिल को सप्लाई कर रही है, उसका नाम क्या है? वीना कीवा। और वीना केवा को यूनानी में अजवफ कहते हैं। इन नाम को आप प्लीज थोड़ा सा कंठस्थ कर लेना, इनसे आपको एग्जाम देने में बहुत सहायता मिलेगी। एक बार को अगर, पहली बात तो मुझे पूरा भरोसा है एक भी सवाल जो है वो बाहर से नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतनी डीप पढ़ाया जा रहा है, इतनी बारीकी से पढ़ाया जा रहा है कि कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए एक आध पॉइंट छूट भी गया, भाई एग्जामिनर के दिमाग की बात है, पता नहीं कहाँ से क्या ऊट पटांग जमीन के तले आसमान में जोड़ दे। ठीक है, तो अगर छूट भी गया और आपको ये टर्मिनोलॉजी आती होगी, आपको शिरियान आजम का पता होगा, आपको अजवफ का पता होगा, आपको उरूक शारिया वरीद शिरियान का पता होगा, तो आप जो है उसे कर जाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, अगर कोई कुछ सवाल ऐसे आ गए जो कि मान लीजिए, हमें आप नहीं बता सके, लेकिन आपको जो है ये सारी टर्मिनोलॉजी पता होगा, तो उसके बावजूद भी पहली बात तो हम ये कोशिश करेंगे कि कोई चीज भी हमसे पढ़ाए बगैर ना छूटे, हम आपको पूरा पूरा बेहतरीन पढ़ा दें। लेकिन अगर एक आध भी सवाल जो है वो बाहर आ गया, पहली बात तो नहीं आना चाहिए। अगर एक आध भी सवाल ऐसा आ गया जो हमारे से पढ़ने से छूट हमारे पढ़ाने से छूट गया, क्योंकि हम जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं पूरा का पूरा। ठीक है, लेकिन अगर एक आध क्वेश्चन बाहर से आ गया, क्योंकि आ भी जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होगी तो आप उसको कर जाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं इतना बेहतरीन करके पढ़ा रहा हूं कि मेरे बच्चे बिल्कुल एकदम सक्षम हो जाएं, फॉरवर्ड हो जाएं और यूनानी को बेहतरीन करके पढ़ लें और इस परीक्षा को बहुत अच्छे से पास करें। ठीक है बच्चों जी। अब क्या होता है? दिमाग व आसाब, ब्रेन एंड नर्व। ठीक है, देखिए ब्रेन किसको कहते हैं? ब्रेन कहते हैं दिमाग को। और नर्व किसे कहते हैं? नर्मदा भारती, बेटा इधर ध्यान दो, बात बात में करना। ठीक है, दिमाग किसको कहते हैं? दिमाग कहते हैं भेजे को। ठीक है, कहते हैं ना, मेरा भेजा मत खाओ। ठीक है, तो भेजे का काम क्या है? भेजे का काम क्या है? बातों को याद रखना, लेसन को याद रखना, अच्छे बुरे को समझना। यानी कि इंसान को अकल भेजे से मिलती है, शऊर यानी कि तमीज, संस्कार भेजे से यानी कि दिमाग से मिलते हैं। ठीक, और नर्व, नर्व का क्या काम है? नर्व एक्चुअली पीछे से निकल के जो है ना, एक धागे धागे से होते हैं जो पूरे जिस्म में फैले हुए हैं, तो दिमाग से निकलते हैं, रीढ़ की हड्डी में को, इसको बोल देते हैं नर्व। नर्व दो तरह की होती है, एक सेंसरी नर्व होती है, एक होती है मोटर नर्व। जो सेंसरी नर्व होता है उसका काम क्या होता है? महसूस करना। और मोटर नर्व का काम क्या होता है? हरकत करना। मतलब हम हाथ हिला हिला रहे हैं, तो ये मोटर नर्व करवा रही है हमारी से। हमारे जो मोटर नर्व है वो हमारे हाथ को ऑर्डर दे रही है कि हाथ हिलाइए। और सेंसरी नर्व क्या? मान लीजिए ये पेन है और मैं इसको चुभाऊं, तो जो चुभने का जो दर्द महसूस हो रहा है दिमाग से, तो वो कैसे? वो सेंसरी नर्व से। सेंसरी नर्व यानी कि महसूस होने वाली नर्व। ठीक है, और मोटर नर्व, मोटर के माने होता है एक तरीके से जो चलाने फिराने, उठाने बिठाने, भागने दौड़ने, जो सारे कामों का हमें हुक्म देती है, उसको मोटर नर्व बोलते हैं। और जो हमें हर चीज की महसूस, जायका, देखने से मैं आपको देख पा रहा हूँ, सुनने से मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ।
ठीक है, अगर मैं टच करके देखूं ये पेन है, ये चिकना है, या ये हाथ है, ये चिकना है, ये खुरदरा है, ठीक है, इन सब चीजों का जो ज्ञान, अगर मैं चख के देखूं कोई चीज कि मीठी है, कड़वी है, किस तरह की है, खट्टी है, तो इन सब चीजों को कौन देता है? सेंसरी नर्व। या फिर मैं देख रहा हूं, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सेंसरी नर्व में आती है। ठीक है, और फिर अगर मान लीजिए कोई मच्छर है बैठा हुआ, उसको मार रहे हैं, उसका ऑर्डर कौन दे रही है? मोटर नर्व दे रही है। ठीक है, तो नर्व कितनी तरह की होगी? दो। एक सेंसरी यानी कि महसूस करने वाली, एक मोटर यानी कि हुक्म देने वाली, चलाने फिराने दौड़ाने उठाने भगाने वाली। ठीक है बच्चों, अब जो सेंसरी नर्व है उसको आसाबे हिस्सिया कहते हैं। हिस के मैंने कहते हैं महसूस होना, हिस महसूस से बना है। आसाबे हिस्सिया यानी कि सेंसरी नर्व। और जो हरकत करने वाली है यानी कि काम करने वाली, ठीक है, मच्छर मारने वाली, चलाने फिराने उठाने, स्कूल जाने, परीक्षा देने के लिए जाने, ठीक है, माँ बाप की बात मानने के लिए, पशुओं को चारा डालने के लिए, XYZ जितने भी इंसान काम करता है, ठीक है, तो ये जो भागदौड़ वाले काम है ये मोटर नर्व के द्वारा से किए जाते हैं। मोटर नर्व को जो है आसाब हरकिया, हरकिया यानी कि हरकत करने वाली आसाब, आसाब कहते हैं नर्व को। ठीक है, तो आसाब हिस्सिया और आसाब हरकिया। अब देखिए, दिमाग का काम है चीजों को याद रखना, आसाब हिस्सिया का काम है, आसाब हिस्सिया यानी कि जो आसाब यानी कि नर्व, क्योंकि नर्व का जो सेंटर है वो भी तो दिमाग में है ना। आसाब हिस्सिया का काम है महसूस करना, सेंसरी नर्व का। और आसाब हरकिया यानी कि हरकत करने वाली जो आसाब हैं, यानी कि जो मोटर नर्व हैं, काम करने वाले आसाब हैं, उनका काम क्या है? काम करना। जी, बस इसमें यही था। अब ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया अपना आज़ाए मुफरदा, जिसको आज़ाए असलिया, आज़ाए बसीता, सिंगल ऑर्गन, मुतशब्बिहुल आज़ा, यानी कि वो आज़ा कि उनका कोई भी हिस्सा लेकर के किसी को पूछा जाए तो चाहे तो छोटा हिस्सा लो, चाहे पूरा बड़ा हिस्सा लो, एक ही नाम आएगा। हड्डी का चाहे तो एक आप 1 ग्राम ले लो, और चाहे पूरी फीमर ले लो, क्या कहेगी? हड्डी कहलाएगी। तो आज़ाए मुफरदा यानी कि कितना भी छोटा टुकड़ा कर दो उसका एक ही नाम रहेगा, पलटेगा नहीं। अब अगर ये जो आज़ाए मुफरदा है ये मिल करके कोई बड़ा ऑर्गन बनाए, बड़ा उजू बनाए, अंग बनाए, तो उन ऑर्गन को जो मुफरद आज़ा आपस में मिलकर के बनाते हैं, उन ऑर्गन को जो मुफरद आज़ा आपस में मिलकर बनाते हैं, उन ऑर्गन को आज़ाए मुरक्कबा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरक्कब यानी कि कंपाउंड, यानी कि मिला जुला। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, अगर रिबात को असब से मिला दो और साथ में उसके अंदर लहम यानी कि मांस मिला दो, तो क्या बन जाता है? अजला यानी कि मांसपेशी बन जाती है। ठीक है, मैंने रिबात में पढ़ाया था। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अगर रिबात में असब को मिला दो यानी कि नर्व को मिला दो, रिबात यानी कि लिगामेंट में असब यानी कि नर्व को मिला दो, और साथ में क्या मिला दो? फैट को मिला दो, तो क्या बन जाता है? मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, हालांकि ये मुरक्कब में भी आ सकता है, लेकिन मेम्ब्रेन को तो रखा गया है मुफरदा में ही। ठीक है, लेकिन ये जो मांसपेशी है, मांसपेशी को मुरक्कब में रखा गया है, यानी कि कंपाउंड ऑर्गन में रखा गया है। दो या दो से ज्यादा आजाए मुफरदा आपस में मिलकर आजाए मुरक्कबा बनाते हैं या कहलाते हैं। अब देखो बच्चों, एक छोटा सा जो है एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है, मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, जो आया हुआ पॉइंट है वो दोबारा भी पूछ लिया जाता है। जो आज़ाए मुरक्कबा है ना, वो क्या करते हैं? वो तरकीब पाते हैं, यानी कि ये छोटा आज़ाए मुरक्कब है, ये बड़ा आज़ाए मुरक्कब है, या यानी कि एक पहले दर्जे का आज़ाए मुरक्कब, दूसरे दर्जे का आज़ाए मुरक्कब, तीसरे दर्जे का आज़ाए मुरक्कब, चौथे दर्जे का आज़ाए मुरक्कब, जो आज़ाए मुफरद से मिलने से बनते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और ये हमेशा सवाल इसी तरीके से आता है, जब भी आएगा ऐसे ही आएगा। यानी कि तरकीब उला, पेज नंबर 500 पे देखिए, तरकीब उला, तरकीब सानी, तरकीब सालिस, तरकीब राबे। उला यानी कि एक, यानी कि तरकीब उला यानी कि पहली तरकीब। तरकीब सानी, सानी कहते हैं दो को, यानी कि दूसरी तरकीब। तरकीब सालिस यानी कि तीसरी तरकीब। तरकीब राबे यानी कि चौथी तरकीब। पहली तरकीब, दूसरी तरकीब, तीसरी तरकीब, चौथी तरकीब। तरकीब कहते हैं तरीका, हुनर, यानी कि आज़ाए मुफरदा कैसे मुरक्कब बनते हैं, बड़े ऑर्गन कैसे बनते हैं। ठीक है, क्या एग्जाम्पल क्या है? जो तरकीब ओला यानी कि सबसे पहले जब मुफरद आज़ा आपस में मिलकर के बनाते हैं, मांसपेशी बनाते हैं, मांस नहीं, मांसपेशी। ठीक है, मसल्स,
ठीक है। मसल्स में क्या क्या होता है? रिबात यानी कि लिगामेंट होता है, असब यानी कि नर्व होता है, और मांस यानी कि मीट होता है। इन तीनों चीजों के मिलने से क्या बनता है? मसल्स बनता है। मसल्स बनता है। मान लीजिए ये इंसान की मसल्स है, मेरे तो मसल्स भी नहीं है, ये मसल्स है। ठीक है। अब ये जो मसल्स है, इस मसल्स के अंदर क्या है? रिबात है, लिगामेंट, ठीक है, रिबात यानी कि लिगामेंट है, असब, असब यानी कि नर्व है, और बच्चों और क्या है? मांस है। इन तीनों चीजों के ये क्या बना है? ये मसल्स बनी है। ठीक है, ये मसल बनी है, ये पूरी मांसपेशी बनी है। और मांसपेशी को अजला कहते हैं यूनानी में, और एक से ज्यादा मांसपेशियों को अजलात कहते हैं। ठीक है जी। जो तरकीब उला का, यानी कि जो पहली तरकीब है, यानी कि जब आज़ाए मुरक्कब बनते हैं तो पहली तरकीब जो है अजला, यानी कि मांस पेशी जो है वो पहली तरकीब में आता है। तरकीब सानी, सानी का मतलब दूसरे के होता है, उसमें आता है आंख। आंख कितनी होती है एक इंसान में? दो। तो तरकीब सानी यानी कि दूसरी तरकीब में क्या हो गया? आंख। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। पहली में मांसपेशी, मांसपेशी चूंकि ज्यादातर ये मान लीजिए लंबी लंबी सी होती है। लंबा क्या होता है? एक। तो मांसपेशी क्या होगी? तरकीब उला यानी पहली तरकीब, यानी कि मुरक्कब जब बन रहा है पहली तरकीब में क्या होगी? मांसपेशी। दूसरे में क्या हो गया? सानी। सानी, सानी क्या? सानी का जो एग्जाम्पल है वो आंखें हैं। यानी कि आंख क्या है? आज़ाए मुरक्कब है, मुफरद नहीं है। ठीक है। तरकीब सानी दूसरी, और आंखें कितनी होती है? दो। तो इसको इसके याद रखना है कि तरकीब सानी यानी कि दूसरी तरकीब का, मुरक्कब का, आज़ाए मुरक्कब यानी कि मुरक्कब ऑर्गन, कंपाउंड ऑर्गन की जो एग्जाम्पल है वो आंखें हैं, और आंखें कितनी होती है? दो। ठीक है बच्चों। उसके बाद तरकीब सालिस, सालिस के माने क्या होता है? तीन, यानी कि तीसरी तरकीब मुरक्कब वजू बनने के। देखो इंसान का जो चेहरा होता है ज्यादातर तिकोना होता है, कैसे? ऐसे। थोड़ी हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो चूंकि चेहरा क्या होता है? तिकोना। तो चेहरा तिकोना होता है तो तरकीब सालिस, ठीक है, यानी कि तीसरी तरकीब किसकी होगी? चौथे की। किसकी हो गई? चेहरे की। अब चेहरे को कई बार वजह या फेस भी लिख देते हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपको ये तो फेस लिखेगा या चेहरा लिखेगा अगर ये सवाल दे दिया तो। उसके बाद क्या होता है? तरकीब राबे, राबे कहते हैं चौथे को, यानी कि चौथी तरकीब का एग्जाम्पल क्या है? सिर। अब देखो, मांसपेशी जो है वो पहली मुरक्कब की तरकीब हो गई। उसके बाद जो है आंख जो है वो दूसरी तरकीब हो गई, मुरक्कब उजू कंपाउंड ऑर्गन की। तीसरी चेहरे की का एग्जाम्पल हो गया। और चौथा जो है वो सिर यानी कि हेड का एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्या हो, ये सवाल एक्चुअली आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं जी। एक देखो, ऑर्गन जो होते हैं वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन मुअत्ती एक होता है, उजू मुअत्ती यानी कि देने वाला ऑर्गन। एक होता है उजू काबिल यानी कि लेने वाला ऑर्गन। जैसे कि मान लिया दिल है, दिल क्या कर रहा है? खून को दे रहा है, और आर्टरी खून को ले रही है और लेकर के जिस्म को दे रही है। तो दिल जो हुआ वह उजुए मुअत्ती हुआ, यानी कि देने वाला ऑर्गन। और आर्टरी यानी कि शरीयान क्या हुई? उजुए काबिल हुआ, काबिल कहते हैं जो ले ले, ठीक है, लेने वाला। तो देने वाले उजू यानी ऑर्गन को उजू मुअत्ती कहेंगे, और लेने वाले उजू यानी ऑर्गन को उजुए काबिल कहेंगे। बस इतना ही याद रखना है। अब देखो, इंसान के जिस्म में वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गन बहुत स्पेशल होते हैं, जिनको, जो स्पेशल होते हैं ना, स्पेशल ऑर्गन को उजुए रईस कहते हैं। रईस वैसे तो मालदार आदमी को कहते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेशल ऑर्गन को उजू रईस कहते हैं। स्पेशल ऑर्गन कौन कौन से हैं जो खास हैं? नंबर एक, दिमाग, जो जरूरी जरूरी काम देखते हैं। नंबर दो क्या हुआ? दिल। नंबर तीन, जिगर। देखो, एक चीज होती है जिन्स, जिन्स कहते हैं जैसे इंसान है, ठीक है, जैसे जिन्स क्या हुआ है? जैसे इंसान। तो जिन्स के अनुसार जो स्पेशल ऑर्गन है वो तीन है। नर्मदा जाग जाओ। जिन्स के अनुसार, जिन्स के अनुसार जो स्पेशल ऑर्गन है वो तीन है। कौन कौन से? नंबर एक, दिमाग, नंबर दो, दिल, नंबर तीन, जिगर। ठीक है, ये स्पेशल ऑर्गन है। ठीक है। और अगर नो की बात करें, नो किसको कहते हैं? नो इसको कहते हैं जैसे इंसान जब अपने जैसे, जैसे कोई भी जानवर हो या इंसान हो, जब अपने जैसी नस्ल पैदा करे, इंसान इंसान को पैदा करता है, भैंस भैंस को पैदा करती है, ठीक है,
तो इसमें क्या हुआ, यानी कि एक नस्ल जब दूसरी नस्ल को पैदा करती, क्यों करती है एक नस्ल दूसरी नस्ल को पैदा? इसलिए करती है क्योंकि जब वो पहली नस्ल इस दुनिया से चली जाएगी तो वो पूरी नस्ल खत्म ना हो जाए, और जो पहले वाले काम कर रहे थे वो अगले वाले उस काम को संभाल लें। इसलिए इंसान भी, जानवर भी, पेड़ पौधे भी, तमाम की तमाम चीजें जो है अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, ताकि जिस दिन वो इस दुनिया से चले जाएं, खत्म हो जाएं, फिनिश हो जाएं, उस दिन जो आगे आ रहे हैं वो उस काम को संभाल लें, यानी कि नस्ल को खत्म होने से बचा लें, फिर वो इस तरीके से नस्लें चलती हैं। तो जिन्स के एतबार से जो है तीन, यानी कि दिल, दिमाग, जिगर, और नो, नो के एतबार से चार। क्यों? दिल, दिमाग, जिगर, तीन तो ये हो गए। चौथे, नस्ल कैसे संभलेगी? नस्ल तो संभलेगी बच्चेदानी से और टेस्टिस से, यानी कि वीर्य से। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? खुसियतैन, यानी कि टेस्टिस, मर्दों के अंदर टेस्टिस और औरतों के अंदर ओवरी। ओवरी, ठीक है, ओवरी के अंदर क्या बनता है? ओवम। और टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? टेस्टिस के अंदर बनता है वीर्य। ठीक है, स्पर्म, स्पर्म बनता है जिसको वीर्य मनी बोलते हैं। और जब वीर्य और ओवम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? फिर जो है आगे नए बेबी तैयार होते हैं, नई नस्ल तैयार होती है। जी। तो जो नो के हिसाब से जो आजा हैं वो चार हैं, आजाए रईसा, और जिन्स के हिसाब से तीन हैं। लेकिन बुकरात ने क्या कहा है? बुकरात एक बहुत बड़े तबीब हुए हैं जिनको अबू तिब भी कहते हैं। बुकरात ने क्या कहा है कि जो उज़ुए रईस है ना, वो तीन या चार नहीं है, से केवल एक है, दिमाग। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बैसे बुकरात, बैसे ब्रेन। ब्रेन यानी कि दिमाग। तो बुकरात ने बैसे, बैसे बुकरात, बैसे ब्रेन। तो बुकरात ने क्या कहा है कि ब्रेन ही जो है वो मेन उजू है। इसी तरीके जालिनूस ने कहा है कि इंसान में जितनी कुव्वतें होती हैं, हजम करने की कुव्वत हो, ठीक है, दिल को खून पहुंचाने वाली हो, फेफड़ों में जो है सांस लेने वाली हो, जालिनूस ने ये कहा है कि कुव्वत कहते हैं ताकत को, कि इंसान के अंदर जितनी ताकतें, इतने उज़ुए रईस, यानी कि दिमाग हो गया, फेफड़े हो गए, दिल हो गया, जिगर हो गया, पेट हो गया। ठीक है, यानी कि जितनी भी इंसान के अंदर सिस्टम है, यानी कि ताकत है, इतनी ही इंसान के अंदर क्या होगी? उज़ुए रईस, यानी कि स्पेशल ऑर्गन। ये जालिनूस ने कहा है, सिर्फ कहा है, इतना इसका याद रखना है। अरस्तु, एक तबीब हुए अरस्तु, उनके अनुसार जो है केवल दिल, दिल जो है वो उज़ुए रईस है। ठीक है, अब ये यहां तक पूरा हो गया। अब एक पॉइंट और रह गया, क्या? खिदमत। खिदमत कहते हैं काम को। जैसे मैं कहूँ नूरीन बेटा मेरी ये खिदमत करना, मेरे लिए पानी ले आओ। ठीक है, खिदमत का मतलब क्या होता है? काम। देखिए, खिदमत का मतलब काम। अब खिदमत भी दो तरह की होती है, एक मुहैया, एक मुअद्दिया। जो मुहैया होती है वो पहले वाली होती है, और जो मुअद्दिया होती है वो बाद वाली होती है। इसको याद रखने का तरीका क्या है? मुहैया में है आया है और पहले में भी है आया है। तो मुहैया जो पहले हो और मुअद्दिया जो बाद में हो। तो मुहैया को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि दिल है। दिल है, तो दिल से पहले क्या है? वैन है, वरीद है। तो जो वैन है यानी कि वरीद है, वो दिल के लिए क्या हो गई? खिदमत मुहैया, यानी कि दिल का काम करके दे रही है। वेन यानी कि दिल को खून दे रही है पूरे जिस्म से ला करके। तो वेन तो क्या कर रही है दिल के लिए? खिदमत मुहैया, पहले वाली। मुहैया में है आया, पहले वाली, और पहले में भी है आया। तो पहले वाली खिदमत, यानी कि पहले वाली काम कौन कर रही है? वेन। और मुअद्दिया, ठीक है, मुअद्दिया का क्या मतलब होता है? जो बाद में। तो दिल के बाद में क्या है? आर्टरी, यानी कि शिरियान। खून किस में जा रहा है? शिरियान में। तो मुअद्दिया क्या हुआ? बाद का काम कर रही है। और वेन क्या हुआ? ये मुहैया है। खिदमत मुहैया कौन कर रही है? वेन। और खिदमत मुअद्दिया कौन कर रही है? आर्टरी। यानी कि जो पहले काम करे वो मुहैया, जो बाद में काम करे वो मुअद्दिया। ये सब सवाल तकरीबन आए हुए हैं। सभी आज़ाए मुफरद, एक मैंने बताया था आपको कि लहम यानी कि मांस के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। आज़ाए मुफरदा, यानी कि जो आज़ाए मुफरदा है वो कितने हैं? 10 हैं। इनमें से जो 9 हैं वो मनी से बनते हैं। आज़ाए मुफरदा जो है 10 हैं, 9 जो है वो मनी से बनते हैं। एक मनी से नहीं बनता, वो खून से बनता है। कौन सा? लहम, यानी कि मांस।
मांस जो है वो खून से बनता है, और बाकी जो नौ है उन नौ के अंदर क्या क्या है, हड्डी है, कार्टिलेज है, लिगामेंट है, टेंडन है, फैट है, प्रोटीन है, ठीक है जी, ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, मेम्ब्रेन है। ये नौ की नौ जो है, आर्टरी है, वेन है, ये नौ की नौ मनी से बनती है, यानी कि वीर्य से बनती है। एक अकेला लहम यानी कि मांस जो है वो खून से बनता है। ठीक है, तो सभी आज़ाए मुफरदा मनी से बनते हैं, और जो मनी से बनते हैं उनको आज़ाए असलिया भी कहते हैं। ये मैंने शुरू में बताया था कि आज़ाए मुफरदा को आज़ाए असलिया कहते हैं। लेकिन एक आज़ाए मुफरदा ऐसा है जो मनी से नहीं, मान से बनता है, मनी से नहीं खून से बनता है, और वो लहम यानी कि मांस है। मनी से बनने वाले आज़ा को आज़ाए असलिया भी कहते हैं। ये हमारा जो आज़ा था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अरवाह अरवाह पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको भी अभी कंप्लीट कर देंगे, बहुत छोटा सा पॉइंट है। अरवाह किसको बोलते हैं? अरवाह, अरवाह बोलते हैं रूह, रूह से बना है अरवाह, रूह यानी कि आत्मा। लेकिन जिस आत्मा का हम जिक्र करते हैं, आत्मा परमात्मा, ये जो आत्मा परमात्मा वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये वो वाली आत्मा नहीं है। ये कौन सी आत्मा है? ये वो आत्मा है जिसको हवा भी कह देते हैं, ये वो आत्मा है जिसको ताकत भी बोल देते हैं, ये वो आत्मा है जिसको जिंदगी भी बोल देते हैं। आप कह रहे हैं सर ये कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, रूह से बना है अरवाह, और इसकी इंग्लिश है पिन्यूमा। पिन्यूमा। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, रूह के मैंने हवा के हैं, रूह के मैंने ताकत के हैं, रूह के मैंने जिंदगी यानी कि नफ्स नातिका, यानी कि इंसान अगर बोल रहा है तो वो रूह की वजह से बोल रहा है। लेकिन रूह का मतलब जो है सिर्फ आत्मा नहीं है, आत्मा भी है। रूह के मैंने आत्मा भी है, लेकिन आत्मा के साथ साथ इंसान के जिस्म की गर्मी भी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर भी है। इंसान के जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर भी है, ठीक है, और जी ताकत भी है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, रूह क्या चीज है? देखिए, इंसान के जिस्म में तीन तरह के ऑर्गन पाए जाते हैं। नंबर एक अखलात, जो कि बहते हैं, खून बलगम सफरा सौदा बहने वाली चीज है। नंबर दो क्या हुआ? आजा, यानी कि ऑर्गन, यानी कि भारी चीजें, जैसे कि इंसान के अंदर हड्डी है, गुजरूफ है, ये सारी चीजें क्या चीजें? भारी चीजें हैं, चर्बी वगैरह जो भी है। उसके बाद एक होती है रूह यानी कि अरवा, और अरवा क्या है? अरवा सबसे हल्का है, उड़ने का मादा रखता है, हवा है एक तरीके से, इंसान के जिस्म की गर्मी है, इंसान की ताकत है, इंसान को बोलने की ताकत देती है। रूह तमाम आज़ा में सबसे गर्म भी होती है। अगर ये सवाल आ जाए कि इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा गर्मी किस में होती है, तो रूह में होती है। अब रूह के फायदा क्या होते हैं? इंसान के शरीर को गर्मी पैदा करती है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए रूह जो है ना, जो अरवा है, आत्मा को भी कहते हैं, जो इंसान को गर्म रखती है उसको भी कहते हैं, जो इंसान सांस लेकर के वो जो हवा खून में मिल जाती है उसको भी कह देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जिंदगी को ही रूह कह देते हैं, और ये बात सीधी भी है, ठीक है। तो रूह शरीर में गर्मी पैदा करती है, आजा यानी ऑर्गन में जिंदगी देती है। सभी आजा यानी ऑर्गन में जितनी ताकतें होती हैं, इतनी ही रूहें यानी कि अरवा होते हैं। क्योंकि इतना आदमी के अंदर रूह है, इतना वो जिंदा है, जैसे ही रूह निकले आदमी मुर्दा। तो रूह के माने जिंदगी, ठीक है, शरीर को गर्मी देती है, ऑर्गन ऑर्गन को जिंदगी देती है, यानी कि जिस्म को जिंदगी देती है, गर्मी देती है। और जितनी इंसान के अंदर ताकतें पाई जाती हैं, इतनी ही रूहें यानी कि अरवाह पाई जाती हैं। ठीक है, रूह कैसे बनती है? पहला सवाल यहाँ क्या है, रूह कैसे बनती है? जो इंसान हवा खींचता है उसके अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन। और इंसान का वो जो हवा खींची और फेफड़ों में ब्लड आ रहा है, वो ब्लड फिर दिल के अंदर जाकर के पूरे जिस्म में घूमना है। तो जो हवा इंसान खींचता है वो हवा फेफड़ों में जाकर के खून में मिल जाती है। एक्चुअली जो इंसान हवा खींचता है उसमें ऑक्सीजन होती है, और खून के अंदर क्या होती है? प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, थ्रोम्बोसाइट होती है। जो आरबीसी है उसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अब जो इंसान हवा में से ऑक्सीजन खींच रहा है, वो ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन जो इंसान ने हवा में से खींची, जब वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिली जो कि खून के अंदर है, तो क्या बना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ही रूह कहते हैं, क्योंकि इसी से आदमी जिंदा है। जब तक सांस लेकर के ऑक्सीजन खून में मिल रही है, आदमी जिंदा है,
ठीक है। हवा मुस्तनशक, खींची हुई हवा को इंस्पायर्ड हवा को बोलते हैं मुस्तनशक, यानी कि खींची हुई हवा, यानी कि ऑक्सीजन। और उसमें क्या मिले, लतीफ अखलात, अखलात यानी कि खून, यानी कि हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन के अंदर यानी कि लतीफ अखलात के अंदर जो है ऑक्सीजन मिला, तो क्या बनी, रूह। रूह कहाँ पैदा होती है, फेफड़ों में, क्योंकि हवा खून के अंदर क्या मिलते हैं, फेफड़ों में। और रूह का सेंटर क्या होता है, दिल। क्यों, क्योंकि रूह जो है पूरे जिस्म में जहां से कहां से दौड़ती है, दिल से चक्कर लगाती है, दिल से। तो सेंटर क्या है, दिल, और पैदा कहाँ हो रही है, फेफड़ों में। ठीक है। इंसान के जिस्म में तीन तरह की ताकतों को कुव्वत बोलते हैं, पाई जाती है। नंबर एक, कुव्वत नफसानिया, यानी कि दिमाग की ताकत। नंबर दो, कुव्वत हैवानिया, यानी कि दिल, जिसके जरिए से खून पूरे जिस्म में जा रहा है, ये दूसरी ताकत हो गई। नंबर तीन, कुव्वत बोलते हैं ताकत को, कुव्वत तबइया। कुव्वत तबइया कहते हैं जिगर और हाजमे की ताकत, यानी कि लीवर वाली ताकत, तबइया, जिगर और हाजमे की ताकत। अब इसको आप ऐसे याद रखिए कि दिमाग की ताकत नफसानिया, दिल की ताकत हैवानिया, और भाई खाना हजम करने की ताकत तबइया। इसी तरीके से तीन रूह होती हैं, ठीक है। रूह नफसानिया दिमागी रूह, रूह हैवानिया दिल की रूह, रूह तबइया जिगर, यानी कि हजम करने वाली रूह। ठीक है। अब इसमें एक सवाल बनता है, फादर ऑफ न्यूमा, या न्यूमा कहते हैं रूह यानी अरवाह को, यानी कि ये सिद्धांत किसने दिया था, यह दिया था इस्तरातूस ने। और इस्तरातूस को इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्राटस। क्या बोलते हैं, एस्ट्राटस। और फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी एस्ट्राटस को ही बोलते हैं। यानी कि जिन्होंने रूह का कॉन्सेप्ट दिया था, रूह का सिद्धांत दिया था, उन्होंने ही फिजियोलॉजी का भी सिद्धांत दिया था। एस्ट्राटस इंग्लिश में बोलते हैं, यूनानी में इस्तरातुस बोलते हैं। रूह की पैदाइश फेफड़ों में होती है। और जालिनूस ने एक बात कही थी, एक बहुत बड़े तबीब थे जिनका नाम जालिनूस था, ठीक है, जिनको पढ़ते हैं। ठीक है। जालिनूस ने एक बात कही थी, क्योंकि जब ऑक्सीजन खून में मिलकर के रूह बन जाती है, तो जालिनूस ने एक बात ये कही थी कि चूंकि ऑक्सीजन अलग होता है और खून अलग होता है, और फेफड़ों में जाकर के दोनों मिल जाते हैं, तो एक दिन वो आएगा जब इस पूरे ब्रह्मांड से, इस वातावरण से ऑक्सीजन को उठा लिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ये किसने कहा था, जालिनूस ने, कि एक दिन वो आएगा जब इस वातावरण से, इस एटमोस्फियर से, इस ब्रह्मांड से ऑक्सीजन को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। तो बच्चों, ये था आज का, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है नहीं। और बाद में दो टॉपिक और रह गए, अरकान, मिजाज, अखलाक, आजा, अरवा। अरवा भी हो गया। अब कुआ और अफआल रह गया। अफआल में सिर्फ एक लाइन है पढ़ने की, वरना कुछ नहीं है। और बाकी कुआ, उसको मैं 2 दिन में पढ़ा दूंगा, या एक दिन में ही पढ़ा दूंगा, 1 या 2 दिन की क्लास आगे और रह गई है। ठीक है। उसके बाद उमूर तबैया कंप्लीट। और उमूर तबैया के साथ साथ ये मान लीजिए कि आपको यूनानी आ गई है। अब आपको जो यूनानी उपचारिका आप पढ़ रहे हैं, अब समझ में आएगी आपको यूनानी उपचारिका। अब समझ में आएगा आपको यूनानी का कोई भी सिलेबस, क्योंकि आपने यूनानी का फंडामेंटल पढ़ लिया है। तो 1 या 2 दिन की और क्लास है, इसको पूरा कर लीजिए धैर्य के साथ, जहां तक आपने इतना धैर्य रखा है। उसके बाद आप पूरी यूनानी को फर्राटे भरते हुए पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए, आज बस इतना ही। जिसको जो भी सवाल करना है मुझे कर सकते हैं, मैं आप सब लोगों का